हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छा आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए एडवांस काउंट की MTP2 कवर कराऊंगा। हम लोग क्या कवर करेंगे सर? MTP2। सब्जेक्ट आपका है एडवांस अकाउंटिंग। अटेम्प्ट है जनवरी 25। सर आरटीपी का क्या रहेगा मैं आपको बता दूं। आरटीपी और MTP1 की वीडियो ना मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। उन वीडियो को लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पिछले बड़े सारे अटेम्प्ट की ना आरटीपी MTP की वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना उन आरटीपी एमटीपी की प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। आपको जिस भी रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट की आरटीपी देखनी एमटीपी देखनी आप देख सकते हैं। रिसेंटली मैंने ना अभी एडवांस काउंट का बूस्टर बैच लिया था जिसमें मैंने 100% सिलेबस कवर कराया है, सारे एएस कवर कराए हैं, सारे चैप्टर कवर कराए हैं। और जो एडवांस काउंट का बूस्टर बैच है उसमें मैंने क्वेश्चनों के साथ साथ कॉन्सेप्ट रिवाइज कराए हैं। एडवांस काउंट के बूस्टर बैच के नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स मैं सारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और उसका लिंक सबसे साथ शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पिछले अटेम्प्ट में मैंने ना आईसीआई का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच कराया था जिसमें मैंने स्टडी मटेरियल में जितने इलिस्ट्रेशन है, क्वेश्चन है, MCQ है, सारे कवर कराए थे और साथ में कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया था। आईसीआई के स्टडी मटेरियल बैच की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आपको स्टडी मटेरियल में जो भी क्वेश्चन देखना, जो भी इलिस्ट्रेशन देखना है, आप उन वीडियो को रेफर कर सकते हैं। आरटीपी एमटीपी के बारे में मैंने आपको बता दिया। न्यू सिलेबस के हिसाब से अभी तक 2 बार आपके एग्जाम हुए, दोनों की सजेस्टेड वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो इसी चैनल पे मैंने शेयर कर रखी है। उन सारी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखेंगे ना तो मैंने वहां पे भी आपके अटेम्प्ट के लिए जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब का लिंक शेयर कर रखा है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं MTP2। देखिए सबसे पहले बात करेंगे केस सिनेरियो की। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हमें ना एग्जाम में केस सिनेरियो कैसे हैंडल करनी चाहिए। देखिए दोस्त, अगर केस सिनेरियो आपका ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही पैराग्राफ दे रखा है, या एक पैराग्राफ है 2-3 लाइन का, एक दो पैराग्राफ और है 2-2 3-3 लाइन के ना, तो उसमें आप ना डायरेक्ट केस सिनेरियो पहले पढ़ सकते हैं और उसके बाद MCQ सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जहां पे ना आपको पैराग्राफ ज्यादा दे रखे हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा और आपने इस बात को फॉलो करना है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, MCQ पढ़ेंगे। सर एक बात बताओ, अगर हम केस सिनेरियो नहीं पढ़ेंगे तो हमें MCQ समझ में कैसे आएगा? दोस्त मैं ये नहीं कह रहा कि आपने MCQ का आंसर देना है। अगर आप इस MTP में देखोगे ना तो ये केस सिनेरियो थोड़ा सा छोटा है। एग्जाम के अंदर ना केस सिनेरियो बहुत बड़ा होता है और उसमें ना कई सारे पैराग्राफ ऐसे होते हैं सर जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। तो आप पहले क्या करेंगे, MCQ पढ़ेंगे। जब आप पहले MCQ पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में ये चीज क्लियर होगी कि आपको केस सिनेरियो में से कौन सी बात पे ज्यादा जोर देना, कौन सी बात पे ज्यादा जोर नहीं देना, कौन सी बात आपके लिए रेलिवेंट है। ठीक, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। एक बात और दोस्त, अब ना 30 मार्क्स के ना केस सिनेरियो और MCQ आते हैं और ये तभी हैंडल हो पाएंगे जब आपको अच्छे लेवल की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो और अच्छे लेवल पे आपने ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व कर रखा हो। ये दोनों चीजें मैं क्लास के अंदर फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, चाहे मेरा फास्ट ट्रैक कोर्स भी क्यों ना हो। और बहुत अच्छे लेवल पे मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराता हूँ, लिख के प्रैक्टिस कराता हूँ, इवन फास्ट ट्रैक बैच के अंदर भी ना। और ये मेरी वर्डिंग स्टूडेंट की वर्डिंग है कि सर जहां से हमने ना पहले रेगुलर कोर्स लिया था ना उससे ज्यादा कवरेज आपके फास्ट ट्रैक कोर्स में है। जैसे जब मैंने AS10 कराया होगा आपको लोगों को ना, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्स में रेगुलर कोर्स में ना, तो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं कि बिल्डिंग है। हाँ सर बिल्डिंग है, क्या ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? चलो आप आंसर दो। हाँ सर बिल्डिंग तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। नहीं दोस्त, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इस बिल्डिंग को लेके हमारी इंटेंशन क्या है। मैं बिल्डर हूं, मेरा काम क्या है? बिल्डिंग परचेज करना, सेल करना। बिल्डिंग बना के सेल करना, तो मेरे लिए क्या बन जाएगा सर? आपके लिए इन्वेंट्री बन जाएगी। मैं बिल्डर हूं, ठीक। अगर मैं बिल्डिंग बना के बेचता हूं या परचेज सेल का काम करता हूं तो मेरे लिए इन्वेंट्री बन जाएगी, फिर PPE नहीं बनेगी, ठीक। अगर मैं बिल्डिंग को एडमिन पर्पज के लिए, रेंडरिंग और सर्विस के लिए यूज करता हूं और उसकी लाइफ सर मोर देन 12 मंथ है, तो मेरे लिए क्या बन जाएगी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगी। मेरी इंटेंशन क्या है? बिल्डिंग को अगर रेंट पे देना है तो मेरे लिए क्या बन जाएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी। AS13, आपका AS10 और ये आपका AS2। याद आ गया? जी सर बिल्कुल याद आ गया। इसी तरीके का ये आपका केस सिनेरियो, लेकिन हाँ हम इसे इस तरह से करेंगे कि जैसे हमने इस क्वेश्चन को पहले नहीं देख रखा हो, ठीक। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, एट द एंड ऑफ द ईयर 1 हाउ द बिल्डिंग शुड बी क्लासिफाइड। हम ईयर 1 के एंड में बिल्डिंग को कैसे क्लासिफाई करेंगे?
तो इसका मतलब सर हमें ये देखना पड़ेगा कि बिल्डिंग को लेके हमारी इंटेंशन क्या, अगर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन्वेंटरी, हमने उसे रेंट पे देने के लिए हेल्ड कर रखा है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हेल्ड कर रखा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सर हम उसे बिजनेस में यूज करते हैं एडमिन पर्पस के लिए, रेंटिंग और सर्विस के लिए, तो अपने लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक। तो हम वेट करेंगे अभी। एट द एंड ऑफ ईयर 1 एट वैल्यू प्रोजेक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, हमसे पूछा गया कि ईयर 1 के एंड में उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है जी। एट द एंड ऑफ द ईयर 2 व्हेन द इंटेंशन इज टू यूज द बिल्डिंग एज कॉर्पोरेट ऑफिस इट शुड बी क्लासिफाइड एज, इसका मतलब पहले कोई इंटेंशन कुछ हो रही होगी और जब हम उसे कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए यूज करेंगे तो अपने लिए क्या बन जाएगी सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगी, ठीक। चलिए इसका आंसर हमने पहले दे दिया। एट द एंड ऑफ द ईयर 2 द प्रोजेक्ट शुड बी वैल्यूड एट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को अच्छे से चेक करेगा क्वेश्चन ना। एक्सीलेंस लिमिटेड इज ए रियल स्टेट कंपनी विच कंस्ट्रक्ट रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट फॉर सेलिंग। अब यहां पे देखिए, एक्सीलेंस लिमिटेड एक रियल स्टेट कंपनी है, वो कंस्ट्रक्ट करती है रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को सेल पर्पज के लिए। द कंपनी हैज कमेंस्ड ए न्यू प्रोजेक्ट एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड आर एज फॉलोज। कंपनी ने क्या किया, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और ये कुछ खर्चे किए हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट किया सर, उसके लिए क्या बन जाएगा, इन्वेंट्री बन जाएगी, ठीक। द कॉस्ट ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट इज 10 करोड़, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इनकर्ड इज रुपीज 25 करोड़, तो 25 करोड़ आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी, तो 35 करोड़ पे हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। द कंपनी ऑल्सो इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 10 लाख फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग इन रिलेशन टू प्लानिंग ऑफ द बिल्डिंग। देखिए रूटीन के जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं AS2 के अकॉर्डिंग हम उसे इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते, और ये अपनी इन्वेंट्री है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, हम सर रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में सेल करते बना के उनका, ठीक, कंस्ट्रक्शन करके, तो ये AS2 के अंदर आएगा, आपकी इन्वेंट्री बन जाएगी। और इनिशियली इन्वेंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ जी, इनिशियली कॉस्ट प्राइस पे, सब्सिक्वेंटली आप क्या करें, कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर, ठीक। और जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उसमें डायरेक्ट कॉस्ट आएंगी, उसमें सर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं आएगी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग कंप्लीटेड एंड एट द एंड ऑफ ईयर 1 द नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग वाज 40 करोड़, तो ईयर एंड पे वैल्यूएशन कैसे करेंगे, कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर 35 करोड़, ठीक। एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में द कंपनी डिसाइडेड टू यूज द बिल्डिंग एज इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस, तो इसका मतलब यहां पे क्या बन जाएगी, अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक। जब हम लोग ना इन्वेंट्री को रिक्लासिफाई करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, तो उस केस में सर जो आपका कैरिंग अमाउंट होता है वो इनिशियल कॉस्ट बन जाती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, ठीक। द कंपनी फर्दर इनकर्ड 35 lakh फॉर मेकिंग नेसेसरी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर यूजिंग इट एज कॉर्पोरेट ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट नो फॉर कॉमर्शियल स्पेस, विदाउट दिस चेंज द ऑफिस कैन नॉट बी सेटअप। तो एज पर AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर सर हम लोग जो खर्चे करते हैं, डायरेक्ट खर्चे को क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, और हम कैपिटलाइज करते हैं टिल द डेट व्हेन एसेट इज रेडी टू यूज, तो 50 लाख का अमाउंट भी क्या हो जाएगा सर, आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक। PP बनने के बाद आपका ईयर 2 में इग्नोर द इफेक्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन इफ एनी, आपने डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है, क्योंकि ईयर 2 का डेप्रिसिएशन आएगा फिर उसके ऊपर, ठीक। एट द एंड ऑफ द ईयर 1 हाउ द बिल्डिंग शुड बी क्लासिफाइड, आप बिल्डिंग को कैसे क्लासिफाई करेंगे सर, इन्वेंट्री, बिल्कुल ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर 1 एट वैल्यू प्रोजेक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, सर प्रोजेक्ट की वैल्यू ईयर 1 के एंड में आपका कॉस्ट और NRV विच इज लोअर, कॉस्ट। एट द एंड ऑफ ईयर 2 PP आ गया। एट द एंड ऑफ द ईयर 2 द प्रोजेक्ट शुड बी वैल्यूड एट, देखिए हम क्या करेंगे, रिक्लासिफाई करेंगे इसे कैरिंग अमाउंट पे, दैट इज आपका 35 करोड़, और 50 लाख उसमें कैपिटलाइज कर देंगे, 35.5 आ जाएगा, ऑप्शन बी आ गया। चलें जी सर, आइए क्वेश्चन नंबर 2, मतलब केस सिनेरियो 2, इसमें हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। द ग्रांट ऑफ 20 करोड़ रिसीव्ड बाय द कंपनी शुड बी प्रेजेंटेड एज, यहाँ पे 20 करोड़ की ग्रांट मिली है तो हमें उसको क्लासिफाई करना AS12। एट व्हाट वैल्यू द प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड शुड बी रिकॉग्नाइज एज एट 31 मार्च 24, प्लांट एंड मशीनरी को हम कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, तो सर इनिशियली प्लांट एंड मशीनरी को हम क्या करते हैं, आपका कॉस्ट पे कैपिटलाइज करते हैं, सबसे पहले सर आइदर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल देख लेंगे AS10 के अकॉर्डिंग सर इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ठीक। द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ 50 लाख शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज, यहाँ पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है, तो जनरली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको P&L अकाउंट में जाता है, बाकी एक बार क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। तो प्राइमा फेसी तो आंसर इसका C बनेगा, बाकी एक बार क्वेश्चन देखने के बाद हम बात करेंगे, मतलब केस सिनेरियो को पढ़ने के बाद इसका आंसर देंगे प्रॉपर। अभी के लिए C टिक कर लिया हमने ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक। आइए पढ़ते केस सिनेरियो ना। सुपर कूल लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सुपर कूल लिमिटेड एक क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एंगेज इन द मैन्युफैक्चर इको फ्रेंडली इक्विपमेंट, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 23 को क्या होता है,
द कंपनी रिसीव्ड ए ग्रांट ऑफ 20 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट विच इज 25% ऑफ इट्स टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है, फॉर वेरियस पर्पज दैट द कंपनी डीम फिट एंड नो रिपेमेंट इज रिक्वायर्ड टू मेड टू गवर्नमेंट। अब सर अगर वेरियस पर्पज के लिए ग्रांट मिलती है तो ये आपका प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन की ग्रांट होगी, इसे हम क्या करते हैं कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर लेंगे, ठीक। और इससे सर हम लोग क्या करेंगे, आपका मल्टीपल पर्पज के लिए इस पैसे को यूज कर लेंगे, लेकिन इससे हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आगे आगे लिखते हैं द कंपनी ऑल्सो बोरोड 10 करोड़ फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरेस्ट पेड ऑन द सेम ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। 1 लाख ही इंटरेस्ट, चलो बाद में हो सकता है लोन मतलब किसी बात की रेट पे लिया होगा, 10 करोड़ पे 1 लाख थोड़ा सा कम लग रहा है, बाकी इसमें हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है। 10 करोड़ की हमने क्या की बोरोइंग ली है और आपका 1 लाख उसके ऊपर इंटरेस्ट गया, ठीक। अगर बोरोइंग कॉस्ट इनकट होती है इन रिलेशन टू क्वालिफाई सर तो हम क्या करेंगे कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज सर बोरोइंग कॉस्ट को क्या करेंगे पिनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। द कंपनी एक्वायर्ड प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम द फंड फॉर 10 करोड़ एंड 1 करोड़ वाज स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन एंड असेंबली। अब एज पर AS 10 हम क्या करेंगे, आपका इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देंगे, परचेज कॉस्ट आ गई, आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ गई, ठीक। ₹10 लाख वर स्पेंट ऑन प्रोफेशनल फी नेसेसरी फॉर द इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेटिंग ऑफ द मशीन, बिल्कुल ठीक है, 10 लाख का खर्चा ये भी क्या करेंगे कैपिटलाइज कर देंगे। तो अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सर ये सारे अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएंगे, ठीक। द कंपनी ऑल्सो स्पेंड 50 लाख ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर ये आपके P&L अकाउंट में चले जाएंगे। द प्लांट एंड मशीनरी वाज रेडी फॉर इट्स इंटरनेट यूज ऑन 30 सितंबर, तो 30 सितंबर में क्या करेंगे 30 सितंबर से डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर देंगे और वहां तक के खर्चे कैपिटलाइज करेंगे, तो आपका 11.10 इनिशियल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक। द डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी बी चार्ज एट 10%, तो हम क्या करेंगे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे ईयर एंड तक, ठीक। आइए अब सबसे पहले क्वेश्चन ने पूछा था ग्रांट जो 20 करोड़ की मिली है हम उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे, सर कैपिटलिज्म में लेके जाएंगे क्योंकि वेरियस पर्पज के लिए, ठीक। प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। एट वट वैल्यू द प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड शुड बी रिकॉग्नाइज एट 31 मार्च 24, 31 मार्च 24 को क्या होगा इसमें आपका 6 मंथ का डेप्रिसिएशन और आ जाएगा। वन पॉइंट 11 इंटू 6 डिवाइड बाई 12.555 11.10 माइनस 0.555 10.545, ठीक। चलिए तो 10 पॉइंट आपका 545 है, ये आ गया ऑप्शन। द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर P&L में जाएगा, बिल्कुल हमने ठीक आंसर दे रखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन एक्वायर्ड आउट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट सो द सेम शुड बी डिस्क्लोज एट नील वैल्यू, नहीं। प्लांट एंड मशीनरी बिलोंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नहीं, हमने अपनी एक्वायर कर रखी है। प्लांट एंड मशीनरी बिलोंग टू द कंपनी एंड शुड बी रिकॉग्नाइज एज PP, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी आ गया। प्लांट एंड मशीनरी शुड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एट ऑल, नहीं सर, ऑप्शन सी आ गया, ठीक। क्वेश्चन थर्ड, ये आपका बाईबैक का क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन आपने इन क्वेश्चन को आंसर देना है। एज पर द कंपनी एक्ट 13 अंडर सेक्शन 68(2) द बाईबैक ऑफ द शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड। अब हमें इसमें ना केस सिनेरियो पढ़ने की नीड भी नहीं है, आपका 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी आ गया। हाउ मेनी शेयर कैन सुपर लिमिटेड बाईबैक अकॉर्डिंग टू द शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, आपका 25% आ जाएगा। देखते हैं कितने शेयर है। What is the maximum number of shares that can be bought back according to the resource test? 25% of equity shareholder fund डिवाइड बाय आपका आएगा बाईबैक प्राइस अकॉर्डिंग टू द डेट इक्विटी रेशियो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बोट बैक पोस्ट बाईबैक, आपका डेट इक्विटी रेशियो शुड बी 2:1, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे शॉर्टकट के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। हालांकि अगर कंप्लीट क्वेश्चन होता ना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता जिसमें हमें प्रॉपर सॉल्यूशन करना होता, तो हम लोग क्या करते हैं शॉर्टकट नहीं लगाते, शॉर्टकट सिर्फ क्रॉस वैल्यू के लिए लगाते। बट इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे शॉर्टकट लगा के आंसर दे देंगे, ठीक। सुपर लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट एज ऑफ 31 मार्च 24। इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप, आपका 17 लाख आ गया। तो नंबर ऑफ शेयर आपके सर 170 का 25% 42,500। लो जी आंसर। रिजर्व एंड सरप्लस में रिवेन्यू रिजर्व आपका इक्विटी शेयर फंड का पार्ट है। सिक्योरिटी प्रीमियम बिल्कुल है सर। P&L अकाउंट बिल्कुल है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व को हम लोग सर इक्विटी शेयर फंड का पार्ट नहीं मानेंगे इस पर्पज के लिए ना। तो 17 लाख प्लस 2350 प्लस 250 प्लस आपका 2 लाख, तो करंट इक्विटी 45 लाख आ गई।
इंटू 25% डिवाइड बाई सर आपका बाईबैक प्राइस कितने से, एक बार आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिक्योर्ड लोन 9% डिवेंचर है, अनसिक्योर्ड लोन है, पीपी है, करंट असेट है। सुपर लिमिटेड प्लान टू बाई बैक 35,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप ऑन 1 अप्रैल 24 एट ₹30 पर शेयर। तो बाईबैक प्राइस आपका 30 है, डिवाइड बाई 30, 37,500 आ गया, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बाईबैक इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल एंड नेसेसरी रेजोल्यूशन हैव बीन पास्ड। द पेमेंट फॉर द बाईबैक विल बी मेड यूजिंग द कंपनी बैंक बैलेंस विच इज पार्ट ऑफ द इट्स करंट असेट। ठीक, अब यहां पे हम क्या करेंगे, पोस्ट बाईबैक डेट इक्विटी रेशियो में नंबर ऑफ शेयर कितने बाईबैक हो सकते हैं उसके लिए शॉर्टकट लगा लेंगे। देखिए करंट इक्विटी कितने से सर, 45 लाख से। ठीक जी सर, आपके डेट कितने हैं, 38 लाख प्लस 850, 4650। तो पोस्ट बाईबैक इक्विटी शुड भी कितने से इक्विटी होनी चाहिए आपकी ना, 23, 25। अब बात सुनिए ध्यान से ना, क्या इसमें फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल है, नहीं सर, अगर होती तो हम इसमें ऐड कर देते 45 लाख में। ठीक, क्या इसमें कोई लोन वगैरह है, अगर लोन होता तो हम पहले क्या करते सर, उसे इसमें ऐड करके फिर पोस्ट बाईबैक डेट मतलब इक्विटी निकालते 2 से डिवाइड करके। ठीक, तो इक्विटी शुड भी कितने से आ गई, 23, 25। शॉर्टकट क्या है, फेस वैल्यू प्लस आपका बाईबैक प्राइस। तो 45 लाख माइनस 23, 25 डिवाइड बाई 40, 54,375, ऑप्शन डी आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, AS19 लीज इज एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग लीजेज। वो कह रहा है AS19 कौन सी लीज पे यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, मतलब हमें तो कोई एक सेलेक्ट करना। लीज एग्रीमेंट टू एक्सप्लोर फॉर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नहीं सर, AS19 में एक्सक्लूडिंग दे रखा है, एक्सक्लूड दे रखा है। ठीक, लीगल ओनर ऑफ एन एसेट कन्वे टू अनदर पार्टी इन रिटर्न फॉर ए पेमेंट और सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट द राइट टू यूज एन एसेट फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल ठीक है सर, ये कवर हो जाएगा। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट यहाँ पे कवर नहीं होता। लीज एग्रीमेंट टू यूज लैंड सर एज पर AS19 कवर नहीं होता, क्योंकि AS19 में इसको एक्सक्लूड कर रखा, इसको एक्सक्लूड कर रखा, इसको एक्सक्लूड कर रखा, तो ऑप्शन बी आ गया। हाउ शुड द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी शुड बी डिस्क्लोज इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिविडेंड पेड है। ठीक, ऑन 31 मार्च 24 श्री राधे श्याम एंटरप्राइज फाइंड दैट द कॉस्ट ऑफ ए पार्टली फिनिश यूनिट ऑफ ऑन दैट डेट आपका 530 है। ठीक है, तो WIP की कॉस्ट कितनी है, 530। हम WIP का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कॉस्ट और NRV एवरेज लोअर। WIP की NRV कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए अगर WIP इस कंडीशन में है कि वो मार्केट में बिक सकता है, तो जिस प्राइस वो बिकेगा माइनस कर देंगे एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। लेकिन अगर WIP इस कंडीशन में नहीं कि वो मार्केट में बिक सकता, मतलब उसका मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस कंसीडर करते हैं माइनस आपका फिनिश गुड्स का सेलिंग एक्सपेंडिचर माइनस आपका कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ठीक, द यूनिट कैन बी फिनिश्ड इन 24-25 बाय एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 310। ठीक है, द फिनिश यूनिट कैन बी सोल्ड 750। अब यहाँ पे WIP का सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा, तो हम लोग क्या करेंगे, फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस कंसीडर करेंगे 750 सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 8% ब्रोकरेज ऑन द सेलिंग प्राइस, माइनस आपका 8% आएगा 690। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 310 है, तो आपका 380 क्या आ गई, NRV ऑफ WIP आ गई, तो लोअर क्या है 380। श्री राधे श्याम एंटरप्राइज सीक योर एडवाइस रिगार्डिंग द अमाउंट एट विच द अनफिनिश्ड यूनिट शुड बी वैल्यूड एज एट 31 मार्च 24 फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। द पार्टली फिनिश्ड यूनिट कैन नॉट बी सोल्ड इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म, क्योंकि वो बिक नहीं सकती, इसलिए हमने क्या किया, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स लिया। ठीक, एंड इट्स NRV 0 विदाउट प्रोसेसिंग इट फर्दर। ठीक, तो आंसर कितना आ गया आपका, 380 आ गया। चले, हाँ जी सर, जितने भी आपके डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन या सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ना ऑलरेडी मैंने बूस्टर बैच में कवर करा लिए, अर्लियर अटेम्प्ट की RTP MTP में कवर हो चुके हैं, और आपका ICA के स्टडी मटेरियल बैच में कवर हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप वहां से रेफर कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी MTP 2 समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।